हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कैपिटल बजटिंग क्या होता है। कैपिटल बजटिंग का मीनिंग फॉर्मूला हम लोगों ने डिटेल में पढ़े थे। कैश इनफ्लो किसे बोलते हैं, कैश आउटफ्लो किसे बोलते हैं, फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है, ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कैपिटल बजटिंग। तो आइए देखते हैं। आज फर्स्ट मेथड हम लोग स्टार्ट करेंगे, पे बैक पीरियड मेथड। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसमें दो टाइप के कैश इनफ्लोज होते हैं। एक इवन कैश इनफ्लो होता है जो सेम कैश इनफ्लो होता है एवरी ईयर, और एक ऑड कैश इनफ्लो होता है, मतलब एवरी ईयर हम लोग इसे क्या करते हैं, चेंज करते हैं, अनइवन अनइक्वल कैश इनफ्लो। तो दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स आज मैं सॉल्व करूंगी। आपको बताऊंगी कि अगर आपका इक्वल कैश इनफ्लो है तो किस तरीके से आपको फॉर्मूला को यूज करना है, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। और अगर आपका अनइक्वल कैश इनफ्लो है तो आपको किस तरीके से अपना फॉर्मूला यूज करना है फॉर पे बैक पीरियड मेथड। साथ ही हम लोग ये भी पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेम डेटा। ओके, तो स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन से। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका इक्वल कैश इनफ्लो का मैंने लिया है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इक्वल कैश इनफ्लो के बेसिस पे हम लोग पे बैक पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। सम देखिए, पहले मैं रीड कर रही हूं सम। the total of personal the total cost of personal computer including installation amount to 1 lakh। पर्सनल कंप्यूटर का कॉस्ट मतलब मैंने इसके लिए खर्चा किया, तो ये मेरा कैपिटल आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी बोलिए, खर्चा मतलब आउटफ्लो। तो 1 लाख रुपीज मेरे लिए क्या है, मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश आउटफ्लो। This is to be used for commercial purpose. And the net profit after providing depreciation on straight line method at the rate 12.5% per annum for the machine. कितना है ये, 15,000 पर एनम। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000 एक साल का, और बोला हुआ है ये जो प्रॉफिट है ये कैसा है, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। मैंने आपको, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने ये फॉर्मेट आपको पढ़ाया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, फिर टैक्स चार्ज करते हैं, फिर ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन, फिर आपको नेट नेट जो कैश इनफ्लो मिलता है वो कैश इनफ्लो यूज करना रहता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। तो ये वाला जो प्रॉफिट है आपको एग्जाम में भी सबसे पहले ये लिख लेना है, तब आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट कौन सा वाला दिया हुआ है। तो क्या बोला है यहाँ पर, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन मतलब आपको जो प्रॉफिट दिया है वो ये वाला दिया है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, बट बिफोर टैक्स, क्योंकि आगे इंफॉर्मेशन दिया है द नेट प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स 50%। मतलब आपको ये दिया हुआ है प्रॉफिट, इसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज करना है, फिर मुझे डेप्रिसिएशन फिर से ऐड करना है एंड नेट कैश इनफ्लो निकालना है। तो ये मेरे लिए है इक्वल कैश इनफ्लोस। एक ही कैश इनफ्लो दिया हुआ है और एक ही कैश इनफ्लो के लिए मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो आइए देखते हैं। मैंने मेरा ये फॉर्मेट बना लिया है फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश इनफ्लो। अब मैं ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन के आगे लिखूंगी 15,000, इसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज करेंगे 50%, दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में इनकम टैक्स 50%। तो देखिए 15,000 मल्टीप्लाई बाय 50%, तो 7,500 आएगा। 15,000 को माइनस कर देंगे टैक्स से तो 7,500 रहेगा 50%। अब इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। आपको बोला है स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, लेकिन डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं दिया, सिंपली आपको परसेंटेज दिया है डेप्रिसिएशन का। तो अगर ऐसा है तो आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहीं पे आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ। 1 लाख आपका कंप्यूटर का अमाउंट है, 1 लाख के ऊपर आप निकालेंगे 12.5%। तो आइए देखते कितना होता है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12.5%।
तो आएगा 12,500। अब मैं इसे क्या कर दूंगी, फिर से इसमें ऐड कर दूंगी, तो मेरा नेट कैश इनफ्लो आएगा 20,000। मैं इसे रेड मार्किंग कर देती हूँ, ये कैलकुलेशन है आपका। अब मेरे लिए इक्वल कैश इनफ्लो के लिए क्या फॉर्मूला है पे बैक पीरियड का, मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देना है नेट कैश इनफ्लो से। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पर 1 लाख, डिवाइड कर दूंगी मैं नेट कैश इनफ्लो, मैंने कितना कैलकुलेट किया 20,000। 1 लाख को आप 20,000 से डिवाइड करेंगे तो आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आएगा 5, और ये होगा पीरियड, पीरियड मतलब ईयर्स में होगा, तो आपका फाइनल आंसर होगा पे बैक पीरियड इज 5 ईयर्स। होप सो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, एक ही कैश इनफ्लो दिया है, ये चेक करना है कि वो कौन सा कैश इनफ्लो है, बिफोर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन, टैक्स, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर कुछ नहीं बोला है तो डायरेक्ट अमाउंट एज इट इज लेना है, बोला है तो फॉर्मेट लिख के रखिए, फॉर्मेट लिख के आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा कैश इनफ्लो दिया है, उसके आगे की कैलकुलेशन आप करते जाइए और नेट कैश इनफ्लो तक पहुंचिए। इसके साथ ही आज हम लोग सेकेंड सम भी देखेंगे हमारा अनइक्वल कैश इनफ्लो के लिए। यहाँ पर एक सम है जिसका मैं पे बैक पीरियड एंड पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी दोनों कैलकुलेट करने वाली हूँ। सबसे पहले इस सम में मैं आपको रीड कर देती हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा सम। Northern Manufacturing Company Limited wishes to purchase a machine. You are required to advise the directors from the following information supplied to you. मशीन ए दिया है, साथ ही साथ मशीन बी दिया है, मतलब दो मशीन यहाँ पर आपको दिए हैं। इनिशियल आउटले मीन्स योर कैश इन आउटफ्लो, इनिशियल आउटले मीन्स योर कैश आउटफ्लो, मतलब आपने मशीन लेने के लिए यहाँ पे 10,000 और वहां पर भी 10,000, दोनों मशीन के लिए 10,000 ईच का खर्चा किया। कैश इनफ्लोज दिए आपको 6 साल के। अब इसमें आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो मैं बताती हूँ। पूरे सम में आपको कहीं भी नहीं दिया कि जो कैश इनफ्लो दिया है वो कौन सा कैश इनफ्लो है, आफ्टर डेप्रिसिएशन, बिफोर डेप्रिसिएशन या टैक्स आफ्टर बिफोर, कुछ भी नहीं दिया। जब आपको कुछ भी सम में नहीं दिया है तो आपका जो एज इट इज जो कैश इनफ्लो है जो है वही आपको लेना है, कुछ भी उसमें ऐड लेस कुछ नहीं करना है जब तक आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है तब तक। तो हम एज इट इज जो भी है वो अमाउंट लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो पे बैक पीरियड के लिए आपको इस कॉलम्स की जरूरत होती है, सबसे पहले ईयर्स, फिर मशीन ए एंड मशीन बी। कैश इनफ्लो जो है, कैश इनफ्लो का आपका क्यूमुलेटिव लेना है। अगेन फॉर मशीन बी कैश इनफ्लो और क्यूमुलेटिव, आप स्कूल में पढ़ चुके होंगे क्यूमुलेटिव कैसे लेना, अगर नहीं है याद तो मैं बता दूंगी। ईयर लिख लेते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6। मशीन ए का देखते हैं, मशीन ए का कैश इनफ्लो कितना है 1,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 एंड 4,000। साथ ही साथ मशीन बी का भी लिख लेते हैं हम लोग कैश इनफ्लो, 3,000, 3 एंड 1। लास्ट 2 ईयर में कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है तो आप वहां पे नील रखिए। जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया था मैंने एक सम में लिख लिया है। कैश आउटफ्लो आप यहाँ पर लिख देंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि कैश आउटफ्लो कितना है, 10,000। और मैं इसे कलर चेंज कर देती हूँ, सेम मेरा है फॉर मशीन बी। तो यहां पर भी मैं वैसे लिख लेती हूँ। अब जो भी इंफॉर्मेशन मुझे सम में दिया था मैंने पूरा के पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब मैं सम को हटा देती हूँ, यहाँ पर आपको पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस सम। देखते हैं, तो सबसे पहले मुझे इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले 1,000 एज इट इज लिख लेंगे। नेक्स्ट लाइन 1,000 प्लस 3,000, next line 4,000 plus 3,000, next
7,000 प्लस 3,000, 10,000 प्लस 3,000, 13 प्लस 4, तो आएगा टोटल 17,000। यहां पर भी सेम उसी तरीके से करेंगे, सबसे पहले 3 लिख लेंगे, देन सेकेंड में 3 प्लस 3, 6 प्लस 3 एंड 9 प्लस 1, 10। ओके, अब मुझे इतना कैलकुलेशन होने के बाद मुझे फॉर्मूला में ये इस अमाउंट से फॉर्मूला में क्या करना है, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पे बैक पीरियड अगर अनइक्वल है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। अनइक्वल के लिए कंप्लीटेड ईयर्स प्लस बैलेंस टू कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश फ्लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मशीन ए का देखिए, कंप्लीटेड ईयर्स मीन्स व्हाट, आपका आउटफ्लो चेक कीजिए। सबसे पहले कितना है, 10,000 आपका आउटफ्लो चेक करो आप, 10,000। 10,000 से हमको क्यूमुलेटिव देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है। 10,000 से मिनिमम अमाउंट कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 10,000 से मिनिमम अमाउंट एग्जैक्ट 10,000 कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे एग्जैक्ट 10,000 कंप्लीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 4 इयर्स, यही आपका आंसर है। सेम बी के लिए भी देखिए 4 इयर्स, तो यहां पर भी आपका आंसर है 4 इयर्स, क्योंकि आपका एग्जैक्ट पूरा अमाउंट आ रहा है पे बैक पीरियड के लिए। तो यहाँ पे जब भी आपको ये इक्वल बेसिस पे होगा, आपको फॉर्मूला यूज करने की कोई नीड नहीं है, तब आप डायरेक्टली अमाउंट लिख सकते हैं 4 ईयर। अगर यही कुछ कम ज्यादा होता तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, जब अगर समझो कैश इनफ्लो अप एंड डाउन हो तो कैसे उसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन ये बात का ध्यान दीजिए, अगर समझो सेम अमाउंट दिया हुआ है, आपका जो कैश इनफ्लो है वही कैश आउटफ्लो कंप्लीट कर रहा है पूरा 4 साल में, अगर कैश इनफ्लो कंप्लीट कर रहा है तो आपको डायरेक्टली सिर्फ उसका अमाउंट लिखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा थिंग्स उसमें नहीं करनी है। काउंट करके जस्ट क्या कर लीजिए, उसके ईयर्स लिख लीजिए। तो यहाँ पे 4 ईयर्स है, सेम यहाँ पर भी वो 4 साल में अपना कैश आउटफ्लो कंप्लीट कर रहा है। अब पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, टोटल कैश इनफ्लो मशीन ए का कितना है 17,000, दिस इज योर टोटल, माइनस आउटफ्लो कितना है 10,000, तो आपका पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी आएगा 7,000। यहां पर टोटल कितना है 10,000 और आउटफ्लो भी है 10,000, तो यहां पर आपका पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी आएगा 0। मतलब मशीन ए के लिए प्रॉफिटेबल है, 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है मशीन ए लोगे तो, और बी लोगे तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, जस्ट आपने जितना इन्वेस्ट किया वही आपको क्या मिल जाएगा, रिटर्न वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से पे बैक पीरियड एंड पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, इक्वल के लिए अनइक्वल के लिए। अगर समझो आपका कैश आउटफ्लो एग्जैक्ट अमाउंट से कंप्लीट हो रहा है, क्यूमुलेटिव में चेक कीजिए, तो जस्ट आपको वो ईयर लिख लेना है, जैसे यहां पर था 4 और यहां पर भी था 4। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जरूर बताऊंगी कि अगर समझो कम या ज्यादा हो रहा है तो ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज करते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आज भी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते थे, लेकिन हमारा सम एग्जैक्ट अमाउंट पे कंप्लीट हुआ, इसलिए उस फॉर्मूला को यूज करने की कोई भी नीड नहीं है, आप डायरेक्टली आपका पे बैक पीरियड आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू मेथड के साथ मिलेंगे और पे बैक पीरियड का भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे विथ न्यू सम। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड